आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 24 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी पेपर आरआरबी द्वारा हुए हैं, जितने शिफ्टों में हुए हैं, उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। तो देखिए, इसको बेसिक से करने का तरीका ये है कि इसका क्या करिए, आप 5 और 3 घटाने के बाद से इसका एचसीएफ ले लीजिए और उसके बाद से जो भी वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बेसिक से आप बेशक इसको कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा हट के तरीका बताता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इससे 3 अगर मैं घटाता हूँ दूसरी वाली से, तो जो ऑप्शन है उससे संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं इससे 3 घटाऊंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 270 हो जाएगी, क्योंकि 273 है, 3 शेष बचता है। तो अगर 3 में घटा दूं तो इसका मतलब 270 उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। अब देख लेता हूं कि किससे ये विभाजित है। तो देखिए, 12 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से भी विभाजित है, लेकिन 70 आपका 4 से नहीं कटता है, तो 12 इसका आंसर नहीं होगा। 14 भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 14 से आप भाग देंगे तो ये विभाजित नहीं होगा। बचा अब मेरे पास ऑप्शन 10 और 9 बचा। ठीक है, तो चूंकि ये 10 और 9 दोनों से विभाजित होगा तो इस कंडीशन में बता तो नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं दूसरी वाली संख्या को चेक कर लूँगा। तो दूसरी संख्या को अगर मैं 5 घटाऊंगा तो 176 में से 5 घटाऊंगा तो 171 हो जाएगा, और 171 आपका 10 से विभाजित नहीं होगा, और 7 1 8 1 9 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कितनी होगी या कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, तो b² माइनस 4ac निकालते हैं। तो निकाल के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितना आ रही है। तो b की जगह पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है तो 2 है, और c की जगह पे क्या है तो 3 है। तो जब इसकी वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करके निकालूंगा तो माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, और माइनस में आने का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से छोटा हो जाएगा। और मैं बताया हूँ कि 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि जब वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो मूल होते हैं इसके वास्तविक और असमान होते हैं। जब 0 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं, और जब 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला अधिरोपित किया गया है। सर्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई अगर 6 सेंटीमीटर है और संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो संरचना का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले मैं चित्र बना के इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका बेलन है, कुछ इस तरीके से आपका बेलन बनेगा। इस बेलन के ऊपर क्या है तो एक आपका शंकु है कुछ इस तरीके से, और नीचे क्या है तो एक अर्धगोला है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको बेलन की ऊंचाई दिया है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और कुल जो ऊंचाई दिया है वो 32 दिया है। तो जो इसकी ऊंचाई होगी इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। तो यहाँ तक तो 7 और 6 13 हो जाएगा। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 32 में से मैं क्या करूँगा, 13 घटा दूंगा। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 32 में से 13 घटाऊंगा तो 19 हो जाएगी। तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। अब आपसे पूरी संरचना का आयतन पूछ रहा है, तो पूरी संरचना का आयतन क्या हो जाएगा, तो इस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी। प्लस इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 6 दिया है, और प्लस इस अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब यानी कि आर की वैल्यू सब में कितना है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो मैं देख लेता हूँ तो सब में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर मुझे कॉमन इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। तो मैं पाई आर स्क्वायर क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1/3 बचेगा और इंटू 19 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2/3 इंटू आर क्यूब, स्क्वायर कॉमन ले लिया हो तो आर बचेगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया, पर मैं अगर इस क्वेश्चन को करना होता मुझे, तो मैं किस तरीके से करता, तो मुझे पता है कि सब में आपका पाई और आर तो सब में कॉमन आएगा, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, और आर स्क्वायर कॉमन, तो आर की वैल्यू 7 इंटू 7 है, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू 7 सब में होगा। तो 22 में एक फैक्टर दिख रहा है 2 और एक फैक्टर दिख रहा है 11, तो मैं या तो पहले 2 का चेक कर लूँगा और या तो 11 का चेक कर लूँगा फैक्टर। तो देखिए इसके लास्ट में 1 है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके 2 से विभाजित है, तो मैं सीधे 11 से चेक कर लूँगा। तो 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 से विभाजित है या 0 है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 और 2 4, 6 और 4 इन दोनों का अंतर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3, 6 6 12 अंतर, ये ना तो 11 आएगा ना तो 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3, और 8 और 6 14, 14 में से 3 घटाऊंगा तो 11 आएगा, और 11 11 से विभाजित है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर x का मान अगर 2 प्लस √3 है, तो यहाँ से 1/x का मान क्या हो जाएगा, तो बस बीच में माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसका स्क्वायर करके 2 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में से 2 घटा देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, या जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, तो 43 कितनी बार आया है, तो ये 1 बार आया है, 2 बार आया है, और कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो इसके आगे लिख देता हूँ 2। 52 चेक कर लेता हूँ, तो ये 1 बार आया है, और 52 कहीं दिख रहा है, 2 बार आया है, तो ये 2 लिख लेता हूँ। 54 देख लेता हूँ, तो ये 1 2 और कहीं दिख रहा है, तो ये भी 2 बार आया है। तो 49 सिर्फ रह गया, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। जैसे ही 2 से अधिक हो गया तो आगे मैं चेक नहीं करूँगा कि कितनी बार आया है, तो 2 से अधिक यानी कि 49 2 से अधिक बार आया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,553 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 38 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि कैसे करना है, कि या तो आप भाग देते चले जाइए और जो भी आपका शेषफल आएगा उसको 38 में से घटा दीजिए और वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 21 या 23 या 22 या 18 इन सब में से किसी एक जो संख्या होगी जिसको जोड़ने के बाद ये 38 से विभाजित होगी, तो 38 से अगर विभाजित होगी तो इसके फैक्टर से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसका एक फैक्टर 2 दिख रहा है और एक 19 दिख रहा है, तो पहले मैं 2 से चेक कर लेता हूँ। तो अगर 21 यानी कि लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 3 है, जोड़ूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, तो 2 से तो विभाजित हो जाएगा। इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 3 है, जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए 3 इसके लास्ट में, इसके लास्ट में 2 है, जोड़ूंगा तो 5 आएगा, तो 2 से तो यही विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8 करूंगा, इसके लास्ट में 3 है, तो 8 और 3 11, 11 आपका 2 से विभाजित नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो 2 से ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को मैं 19 से चेक कर लूँगा जोड़ के, और जो ऑप्शन विभाजित होगा वहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं 23 रख के चेक कर लेता हूँ, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 5 और 53 में 23 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7 यानी कि 76 हो जाएगा। अब 19 से भाग दे देता हूँ मैं, तो 19 से भाग करूँगा तो एक बार चला जाएगा, 19 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 × 57 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। 15 में से 7 घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा,
अब यहाँ से क्या उतर जाएगा, तो 7 उतर जाएगा। तो कितनी बार आप चला जाएगा, तो 19 चौको कितना हो जाएगा 76, यानी कि 76। ये आपका 11 क्या निकलेगा, शेष निकल जाएगा, और ये बचाएगा 6। तो 116 आपका 19 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 23 जोड़ने के बाद से 19 से विभाजित नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज ए के वाय कोणों और अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। तो कह रहा है कि ए के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योगफल होता है, उसका योगफल कितने के बराबर होता है, तो 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 अंश के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से वाय कोण जो 1 है, इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 × 15 और ये 3 30, 5 6 30, यानी कि 36 अंश क्या हो जाएगी, इस वाय कोण की क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और किसी भी बहुभुज में वाय कोणों की संख्या क्या होती है, तो 360 में वाय कोण से अगर विभाजित कर दूं तो किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकल के आ जाती है। तो भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी बहुभुज ए के, 10 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² + y² - 12x + 18y और + 117 बराबर 0 है, तो आपसे पूछ रहा है कि x² + y² का मान कितना होगा। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर x को मैं एक साइड लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 12x है, तो इसका आधा मैं करूँगा तो 6 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 18 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y + 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि इस 6 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 36 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 हो जाएगा। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये 7 हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 117 दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूर्ण स्क्वायर के रूप में बना लेता हूँ। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब दो संख्याओं का स्क्वायर का योग अगर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर जिसका हुआ है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का मान क्या होगा, 0 होगा, तभी इसका स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 निकल के आ जाएगा। और y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो -9 निकल के आ जाएगा। आपसे x² + y² की वैल्यू पूछा है, तो अभी मैंने स्क्वायर किया है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 + 2√3 और 16 - 8√3 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो देखिए, मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा करके और इसका रूट ले लीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा। तो रूट ले लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2√3 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो दोनों में दिख रहा है मुझे 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 8 दूना के 16, 2 और माइनस रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें भी आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 और प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 8 दूना के 16 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 और इस 8 का गुणा हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। घटा देंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा कर देंगे तो 16 का रूट लेंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी राशि रुपए में पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपया होगा। ठीक है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है, रेट कितना दिया 5%, 2 वर्षों का, और ब्याज कितना हो रहा है, तो 420 रुपये ब्याज हो रहा है। तो बस वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4200 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 66% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं, तो बिक्री पर होने वाली हानि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करिए। तो देखिए, 66% का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर पहले CP 100 था
तो 66% का लाभ SP कितना हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा। तो अब ये CP हो जा रहा है और अब ये क्या हो जा रहा है, SP हो जा रहा है, क्योंकि परस्पर इसको चेंज कर दिया जा रहा है। तो 166 की वस्तु खरीद के 100 में बेच रहा है, तो 66 रुपये का इसको हानि हो रहा है। कितने पे, तो 166 पे। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा मैं। तो देखिए पहला तरीका ये है कि आप 66 में 100 का गुणा करके 166 से भाग दे दीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऑप्शन को मैं देखूं तो सारे ऑप्शन किसके करीब है, तो 40% के करीब है। तो मैं इसका 40% निकाल देता हूं। तो इस 166 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 16.6 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10% की वैल्यू। तो 40% निकालने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दूंगा, तो इधर भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 से गुणा हो जाएगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 16 चौको 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66.4 हो जाएगा। और ये 66.4 इस 66 से अधिक हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो 40 से थोड़ी सी कम ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 39.76। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमंत और इरफान एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया। तो हेमंत शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हेमंत कितने दिन में कर दे रहा है, तो 6 दिन में। इरफान कितने दिन में कर दे रहा है, तो 10 दिन में। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 6 से भाग करूंगा तो 5 बार और 10 से भाग करूंगा तो 3 बार। तो यहाँ से हेमंत की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, 5, और इरफान की 3 निकल के आ गई। 2 दिन बाद इरफान कार्य छोड़ के चला जाता है, तो इन दोनों ने साथ में 2 दिन तक कार्य किया होगा। तो साथ में इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 8। तो 2 दिन में इन्होंने कितना कर दिया होगा, तो 8 दूना के 16 कार्य कर दिया होगा। तो बचा कार्य कितना होगा, तो 30 टोटल कार्य है, 16 इसने कर दिया है दोनों ने मिल के 2 दिन में। तो बचा कार्य 14 होगा। अब इस 14 को किससे कराना है, तो हेमंत से कराना है। हेमंत की इफिशियंसी है 5। तो समय लगने वाला कितना हो जाएगा शेष कार्य को करने में, तो 14/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, जिसका क्रय मूल्य कितना है, तो 626 है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो MP/CP इसका रेशियो कितना होता है, तो जितने आपको लाभ हो रहा है उसको 100 में जोड़ दीजिए, वो MP हो जाएगा। और जितने की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है, तो 90 क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। यहाँ से आपको CP की वैल्यू कितना दिया है, तो 626 दिया है। तो आपसे MP की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। तो यहाँ से MP की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 626 हो जाएगा और इंटू 135 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 से कट कर दूंगा मैं, तो ये 10 बार चला जाएगा। इसको कट करूंगा मैं, तो 9 और 4 45, 9 5 45 हो जाएगा। अब ये 10 है, इसको 5 से कट करूंगा तो 5 से 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से अगर इसमें भाग दे देता हूँ तो 3 1 3, इसका 3 में गुणा कर लेता हूँ, तो 3 3 9। लास्ट में 9 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि MP कितना होना चाहिए, 939 इस पे MP होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ओजस्विता को 5 असाइनमेंट में 82, 86, 92, 75 और 95 अंक प्राप्त हुए, तो उसके औसत अंक कितने हैं। तो मैं अगर इन सारी वैल्यू को देखता हूं तो ये सारी वैल्यू किसके आसपास हैं, तो ये 80 के आसपास हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इनका जो औसत है वो कितना है, 80 है। तो देख ले रहा हूं कि कौन सी वैल्यू कितना अधिक है और कितना कम है। तो देखिए ये कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ये कितना कम है, तो 5 कम है। और ये कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। तो मैं देख ले रहा हूँ कि नेट चेंज कितने का आ रहा है। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, और इधर 10, यानी कि प्लस में 30 का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, नेट चेंज आ रहा है। तो ये जो प्लस में 30 आया है इसको कितने लोगों में बांटना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 असाइनमेंट है, तो 5 में बांटना पड़ेगा। तो भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। यानी कि जो हमने औसत 80 माना था वो 80 ना हो कि इससे 6 अधिक होना चाहिए।
तो 86 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए प्लस रूट में 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए को सरल कीजिए। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बस एक को मैं लिख के बताता हूँ, दूसरा मैं एज इट इज उतार दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए से अगर ऊपर और नीचे गुणा कर देता हूँ तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि रूट लगा है तो ये रूट लिख देंगे, जब रूट हटाएंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस वाली वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए को ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू सेक ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 1 में दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित डेटा से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता या जिसको बोल सकते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 38, और 10 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 39 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा। 25 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 148 हो जाएगा। 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 166। तो n बटा 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 यानी कि 83 यानी कि 83 हो जाएगा। अब ये किस में पड़ेगा, तो ये इसमें पड़ेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन इंटरवल हो जाएगा। तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n बटा 2 माइनस सी एफ होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, f होता है, और इंटू कितना हो जाता है, h हो जाता है। वैल्यू रख देंगे तो इसकी लोअर लिमिट क्या दिख रही है, 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस n बटा 2 इसकी वैल्यू क्या है, तो 83 है, तो 83 माइनस सी एफ क्या हो जाएगा, इसके पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 74 है, डिवाइडेड बाई एफ, एफ क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और इंटू एच क्या हो जाएगा, तो सभी इंटरवल के बीच का गैप, तो सब में 10 का गैप है तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 83 में से 74 घटाएंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 45 में 9 जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 54, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो AD के समांतर है। मैं चतुर्भुज बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज बन गया। तो इसमें कह रहा है कि जो BC है वो AD के समांतर है। तो ये A B C और ये D है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। ठीक है, AC जो है वो CD के क्या है, बराबर है। तो AC जो है वो किसके है, तो CD के बराबर, यानी कि इसके बराबर ये है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि कोण ABC 13 अंश है, तो ABC यानी ये जो कोण है वो कितना है, 13 अंश है, तथा BAC यानी ये कोण जो है वो कितने अंश का है, तो 164 अंश का है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ACD यानी इस कोण की माप कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस कोण का माप निकाल दूंगा। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का माप कितना होता है, तो 180। तो 164 इधर हो गया, 13 इधर हो गया, दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 4 3 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों का योगफल 177 अंश हो गया। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, तो 3 अंश का हो जाएगा। तो जैसे ही ये 3 अंश का हो गया तो ये वाला कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, एकांतर के हिसाब से 3 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है और उसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये 3 अंश का होगा, तो ये भी 3 अंश का होगा। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा।
तो अगर ये 3 अंश है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 3 अंश का हो जाएगा। तो इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है, तो अगर ये 3 अंश है, ये 3 अंश है, तो इन दोनों का योगफल 6 अंश हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। तो बस मैं क्या करूँगा, 180 अंश में से 6 अंश क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो 180 में से अगर 6 अंश घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 174 अंश हो जाएगा। चूँकि जो आंसर की है उसमें 164 अंश दिया है, तो जो कि गलत है, ये आंसर कभी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 174 अंश होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या कितनी है, तो 1,20,000 इसकी जनसंख्या है। पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई, यानी कि 115 बटा कितना हो जाएगा, 100। और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, यानी कि कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर कट करता हूँ तो 5 दूना के 10, 5 × 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, इंटू 23 हो जाएगा और इंटू 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करूँगा तो 2 जीरो तो पहले से ही है, तो 2 जीरो हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करूँगा तो 18, 18 दूना के 36, यानी कि 2 जीरो के बाद से 6 होना चाहिए। और 2 जीरो के बाद से 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अगर पहले सॉल्व करता हूँ तो इसे 3 का इस 15 में गुणा हो जाएगा, 18 का इस 15 में गुणा हो जाएगा। तो ये 15 से 15 आपका कट जाएगा। 3 से अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो 3 से कट करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 6 बार हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको और लिख क्या सकता हूँ, तो ऊपर और नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ तो 4/6 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो 4 और 2 6/6, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखता हूँ मैं तो 3/8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 18/15 हो जाएगा। और हाफ है तो पहले इसको क्या करूँगा, मैं सॉल्व कर लूँगा। तो 15 बटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करूँगा तो ये 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 9 बार और इसको कट करूँगा तो 4 बार। तो इसको अगर अलग से सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3/8 हो जाएगा और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करूँगा तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 2 बार, इसको कट करूँगा तो 3 बार, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं रख देता हूँ। तो ये 1/6 पहले से है, डिवाइड करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, 1/6 ही होगा। और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो 1/6 आई है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए अकेले खाली टैंक को 26 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ए जो है वो 26 घंटे में भर सकता है और जो बी है वो 36 घंटे में भर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये तो 36 हो जाएगा और 13 दूना के 26, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 26 से अगर भाग करूँगा तो 18 दूना के 36, यानी कि 18 बार चला जाएगा और 36 से भाग करूँगा तो 13 बार चला जाएगा। तो इन दोनों को अगर एक साथ खोलते हैं तो संयुक्त एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 8 3 11, 1 1 2 1 3, यानी कि 31 हो जाएगी। इस 31 एफिशिएंसी से टोटल जो क्षमता 36 × 13 है, इसका आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 2 से कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 16 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 × 13 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 13 × 8 104 होता है, 10 हो जाएगा। 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, तो 3 7 21, 7 बार लेके चले जाते हैं तो 7 हो जाएगा और 7 का में 7 7 21 हो जाएगा, यानी कि 217 234 में से घटाएंगे तो 7 सही 17/31 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, तो ये किसी में भी नहीं दिया, तो इसके सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन गलत है, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सही 17/31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु कितनी थी, तो 66 वर्ष थी। तो ये 2 वर्ष पहले इसकी औसत आयु थी, तो सब में 2 2 की वृद्धि होगी, तो इसकी वर्तमान जो आयु होगी उसका औसत क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा तो 68 हो जाएगा। तो ए बी सी इन तीनों की वर्तमान जो आय है उसका औसत कितना हो जाएगा, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी, तो अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु वर्षों में कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो कह रहे कि अब से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी औसत आयु कितनी है, तो 89 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा अब से 2 वर्ष बाद, तो 89 में 2 का गुणा कर दूंगा तो 9 दूना के 18, 8 दूना के 16, 1 17। तो ए और सी की 2 वर्ष बाद औसत आयु अगर 89 है तो इसका योग कितना निकल के आ जाएगा, 178 निकल के आ जाएगा। और ए बी सी की वर्तमान आयु का जो औसत है वो 68 है। तो अगर मैं 2 वर्ष बाद का औसत निकालूं तो ए बी सी की 2 वर्ष बाद औसत क्या निकल के आ जाएगी, तो इन सब में क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, तो इस 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद अगर इनकी औसत आयु का योग कितना है ये मैं लिख देता हूँ, 2 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद, तो 7×21 यानी कि 210 योग हो जाएगा, ठीक। 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 210 में से क्या करूँगा, 178 घटा दूंगा, तो 8 घटाऊंगा 10 में से तो 2 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि 32 क्या हो जाएगी, प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 32 हो रही है, तो 2 वर्ष और बढ़ा देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड का वेतन पहले 17% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो घटाया जाता है यानी कि -17 हो जाएगा, प्लस 10 बढ़ाया जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में 10 का गुणा कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस से 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8.7 माइनस का हो जाएगा, यानी कि पहले की तुलना में 8.7% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 7,770 है, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। तो जो भी लाभ होगा तो 35% दान दे दिया जाता है, तो बचा होगा उनके पास 65%। अब इस 65% को किस अनुपात में बांटना है, तो 8:5 में। तो अगर ए को 8 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ से ए प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, और ये 13 बराबर किसके हो जाएगा, 65% के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, 8 है। तो इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 7 7 7 और 0 दिया है। यहाँ से मैं 13 की वैल्यू निकाल दूंगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 7 7 0 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं 13 से गुणा कर लूँगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 65% की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसी को सॉल्व कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको भाग करूँगा तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से अगर कट करूँगा मैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ से कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो 777 × 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो लास्ट में 7 × 5 = 35, लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा पैसा बढ़ता है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष में क्या हो जा रही है, तो 1 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो अगले 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, इस 2 का 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि स्वयं की 4 गुनी, तो यहाँ से 4 गुनी होने में कितना वर्ष लग रहा है, तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, यानी कि 20 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन कितना होगा। तो जो तार होगा वो किस शेप का होगा, तो बेलन के शेप का होगा। आपको इसकी त्रिज्या दिया है
और इसकी लंबाई यानी कि ये h की वैल्यू दिया है। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है बेलन का आयतन। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू अगर 14 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 इंटू 7 इंटू लंबाई कितनी है, 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। अब चूंकि मुझे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में लाना है और वैल्यू मीटर में दिया है, ये लंबाई आपके मीटर में दिया है, तो ये 12 को मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे 12 में एक फैक्टर दिख रहा है 3, मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 8 और 1 9, 7 4 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12, 4 1 5, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12, 3 1 4, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 जीरो तो यहाँ पे होगा ही होगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, यानी कि 2 जीरो के बाद से 8 आना चाहिए और 2 जीरो के बाद से 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये तरीके आप सीखे रहिए, एग्जाम में बहुत काम आते हैं, आपका समय बचाएंगे ये तरीके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुपात में एक स्थान पे क्या आएगा, तो अगर इसका गुणा करूं तो लास्ट में 0 आएगा। तो 4 में किस चीज़ का गुणा करूंगा कि लास्ट में 0 आएगा। तो 6 का गुणा करूंगा तो 24, 0 नहीं आएगा। 3 का गुणा करूंगा तो 12, 0 नहीं आएगा। 4 का गुणा करूंगा तो 16, 0 नहीं आएगा। तो लास्ट में 5 होगा, तभी 4 में इसमें गुणा करूंगा तो 5 चौक 20, लास्ट में 0 आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 33% का लाभ होता है तो x का मान कितना होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 33 का, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। माइनस x% की छूट दे रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40 में x का गुणा कर देंगे डिवाइडेड बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 40 में से 33 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 बराबर किसके हो जाएगा, तो 10 और 4 14, x और डिवाइडेड बाई 10 के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूना के 14, 2 से कट करेंगे तो 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन ने 7 विषयों में प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 76 यानी 76 है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है। तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो जैसे ही अंग्रेजी को छोड़ दिया जाता है तो औसत घट जाता है। कितना घट जाता है, तो 6 की कमी हो जा रही है। तो 6 की कमी हो जा रही है, तो 6 विषयों में 6 की कमी हो जा रही है, तो कितना टोटल कमी हो जाएगी, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। यानी कि अंग्रेजी में पहले जो औसत 76 था, तो 76 तो अंग्रेजी में होगा ही होगा, साथ में 36 अधिक लेके आया होगा, तब जाके औसत सबका 70 से 76 हो जा रहा है। तो जोड़ लेते हैं, तो ये 6 6 12 को 2 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी कि अंग्रेजी में उसके कितने टोटल होंगे, 112 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो धारा की चाल, तो इन दोनों का अंतर करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो अंतर करेंगे तो 4 इधर और 6 इधर, यानी कि 10/2 हो जाएगा। और 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, धारा की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने ऑफिस तक पैदल जाती है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, तो 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 10। और समय कितना लग रहा है, तो 1 घंटा जाने में और आने में 15 मिनट अधिक, यानी कि 1 घंटा प्लस 15 को घंटा में बदलेंगे मिनट को, तो 15/60 हो जाएगा। यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटा लग जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 9 और इस 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40/9 क्या हो जाएगा, इसकी औसत स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 24 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में,
उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।